गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अच्छा, तो आज से लेकर के हम लोग ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, राइट। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं, है ना, और दोनों ही 50-50 मार्क्स में डिवाइडेड है आपके। अकाउंट्स वाला पोर्शन आपके आई थिंक वैष्णवी मैम देख रहे हैं, ऑडिटिंग वाला जो पोर्शन है वो आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी। फाइन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या है ये सब्जेक्ट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये सब अभी आज है ना, हम लोग एकदम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, तो एकदम रिलैक्स हो जाओ। ओके, आराम से पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है, अप्रोच क्या रहेगी इसकी वो देखेंगे हम। ओके, अच्छा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये मेनली तो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। कितने मार्क्स का पोर्शन है वैसे ये? 50 मार्क्स का है, राइट। तो 50 मार्क्स का ये पूरा जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर आप लोग अपना इंडेक्स देखोगे तो उसके हिसाब से ये 3 पार्ट्स में है। ऑडिट मार्किंग स्कीम एक बार समझ लेते हैं। 50 मार्क्स में इसका सेगमेंट कैसे कैसे है ना। जो पार्ट ए है हमारे पास, इसका बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग है, इसके अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें, और ये हमारे पास है 10 मार्क्स का। फाइन। अच्छा, इसके बाद कुछ कंपनीज एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इसमें, ये 30 मार्क्स का पोर्शन है आपका, पार्ट बी जो है। और फिर हमारे पास एक आता है पार्ट सी, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के एंटिटीज की ऑडिट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें आता है डिफरेंट एंटिटीज के ऑडिट्स के बारे में, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 10 मार्क्स। अच्छा, 30 10 10 50 मार्क्स हो गए टोटल। अब ये देखते से ही कईयों के दिमाग में तो ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमें क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है। ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ? नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए? बस 30 मार्क्स पढ़ने चाहिए। अच्छा, 30 का हम इसमें से पढ़ लेंगे, बाकी अकाउंट्स पे तो कमांड है ही हमारा, तो वो पढ़ लेंगे हम लोग। 50 + 30 80 मार्क्स हो गए ये, है ना। डन है, सॉर्टेड है एकदम। ऐसे काम चल जाएगा क्या? नहीं ना। अच्छा, तुम लोग तो 80 मार्क्स का प्लान कर रहे हो कि ठीक है हम 80 मार्क्स का ऐसा पढ़ के चले जाएंगे, चलो ये छोड़ दो, इट्स ओके। लेकिन क्या गारंटी है कि पेपर के अंदर तुम्हें 80 का 80 मार्क्स का पोर्शन आता ही आता होगा? इस चीज की कोई गारंटी है क्या कि पूरा का पूरा 80 हमें एकदम अच्छे से आता होगा? नहीं। अच्छा, 80 में से तुम्हारे चांसेस कम हो जाते हैं उन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस तुम्हें आते होंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा चलो, जो अच्छे से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज 80 में से तुम्हें 60 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से आता है, 20 मार्क का मुझे नहीं आता क्योंकि मैं बाकी तो छोड़ के गई हूँ, जो पढ़ के गई हूँ उसमें से भी मुझे नहीं आ रहा समझ। कितनी चांसेस कम हो गए तुम्हारे? 60 मार्क्स तक आ गए। अब हम लोग विंडो और छोटी हो गई, है ना। अब इसमें से भी तुमने जो अटेम्प्ट किया है, क्या गारंटी है कि वो पूरे में से पूरे नंबर दे देगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी भी। तो अब तुम्हारी विंडो इसकी और छोटी हो गई और कम हो गई। पता नहीं आंसर सही भी हो गलत भी हो, क्या पता नहीं लगता। और हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 चाहिए। 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो इस वजह से ये बोला जाता है कि आपको 100 मार्क्स का पूरा पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, पढ़ना हमें सब कुछ ही है, बिकॉज यू नेवर नो कि वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो हम पढ़ के गए हैं उसमें से जो पूछा है उन लोगों ने वो हमें आता भी है या नहीं आता है, और उसमें हमें पूरे मार्क्स मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ऑल्दो ये ज्यादा वेटेज का है, लेकिन बेसिक्स तो समझने जरूरी है ना। जो इनिशियल टर्म्स हैं उनका मतलब समझ नहीं आएगा तो हम आगे कैसे पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर तुम लोगों के पास थ्योरी आई थिंक यही है एक सब्जेक्ट, ऑडिट ही है। एसएम में भी थ्योरी है। अच्छा, कितने बच्चों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती है? सही लगती है? सही लगती है सबको? नहीं नहीं, फ्रैंकली बताओ, इट्स ओके। थ्योरी अच्छी नहीं लगती, फ्रैंकली बताओ। अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है? ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है थ्योरी से? क्या बात है, बढ़िया है। अच्छा देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है ना वो, ऑल्दो मैं मानती हूँ ये चीज कि तुम लोग प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले बच्चे हो इसीलिए सीएमए में बैठे हो, बट स्टिल थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है ना ये तुम लोगों को स्कोर करने में हेल्प करते हैं, राइट। बस इनके अंदर क्या है ना, इनका पढ़ने का जो थोड़ा सा तरीका होता है ना, वो तरीका चेंज करना है हमें। जो पहले के टाइम में जैसे 11th 12th में तुम लोगों ने बीएसटी पढ़ी थी क्या, बिजनेस स्टडीज, है ना। तो वो कैसे पढ़ी थी, रट्टा मार के, है ना। और मतलब है क्या, इतनी मेमोरी स्ट्रांग है क्या हमारी? बादाम खाते हैं क्या रोज?
नहीं ना, भूल जाते हैं ना हम। तो रट्टा मारी हुई चीज हम हमेशा क्या होता है, भूल जाते हैं। और पेपर के टाइम पे तो वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब एक तरफ तो अकाउंट्स और दूसरी तरफ ऑडिट, तो वैसे ही अपने आप ही है ना, मतलब मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स होंगी उस टाइम पे। तो चांसेस हैं कि रटी हुई चीजें हम भूल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उसको समझ समझ करके लिखेंगे तो भूलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और एटलीस्ट अपने वर्ड्स में पुट करके लिख तो पाओगे उसको। अब तुम लोग ने ये भी सुना होगा कि इसमें एग्जैक्टली लिखना होता है जैसा लिखा हुआ है बुक में, वैसा का वैसा ही छापना है। नहीं सुना ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। सुना है ना? देखो क्या है, मैं जो सच है ना वही बताऊंगी तुम लोगों को, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। यहाँ पे तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, बट ये कोई भी सुपर जीनियस इतना नहीं होता है कि जैसा बुक में लिखा हुआ है ना वर्ड बाय वर्ड वैसा का वैसा ही वहां पे छाप के आ जाए। ठीक है, इतना सुपर जीनियस कोई नहीं है, होते हैं कोई 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं 100 में से, कोई एक ही बच्चा ऐसा सुपर जीनियस होता है। तो हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे इसके अंदर, वो ये रहेगी कि नोट्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और नोट्स भी है ना बहुत क्रिएटिव नोट्स बनाएंगे, मतलब मैं फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इस टाइप से फ्लो पूरा वो नोट्स बनवाती हूँ। क्लास में ही बैठ के बनाएंगे, तुम्हें घर जाने के आके कोई भी एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। एफर्ट सिर्फ क्या डालने हैं, घर जाके पढ़ना है ना, एक एक बार बस पढ़ना है कि हाँ आज हमने क्या किया, 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। और ट्रस्ट मी वो चार्ट्स तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे के ऐसे छप जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे के वैसे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। हमें मूवीज ज्यादा याद रहती है या बुक्स ज्यादा याद रहती है? मूवीज याद रहती है ना। अभी हम लोग ने फाउंडेशन में क्या पढ़ा था हम भूल चुके हैं, है ना। 11th 12th तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना, तो कई साल हो गए उसको तो वो तो हम भूल ही चुके हैं। तो इसी वजह से जो हम चार्ट्स बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, उससे हमें ये ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। तो एक काम हमें मेक श्योर करना है, चाहे ये स्टूडेंट्स हो गए, चाहे इवन लाइव में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रियल, ओके, ये जो भी स्टूडेंट्स लाइव में हैं, बेसिकली तुम लोग भी ये मेक श्योर करना कि हम लोग कल से नोट्स लेकर के बैठे। अच्छा, अलग अलग पेन्स ले आओ, हेडिंग्स अलग कलर से हो गया, चार्ट्स बना दिए, ऐसे यूज करोगे ना तो क्रिएटिविटी के साथ खुद के नोट्स ही खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। वरना दोबारा कभी भी हम खोलेंगे ना उनको तो बहुत आलस आएगा पढ़ने में, राइट। तो इस वजह से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की राइटिंग में खुद के हाथ से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आधी चीजें तुम्हारी वहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा टीचिंग अप्रोच यही रहेगा कि हम लोग इस थ्योरी सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ें। एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हो गए प्रैक्टिकली, क्योंकि तुम लोग जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तुम लोगों का सबसे बड़ा एरिया कौन सा होता है ना, ऑडिट होता है। मानते हो इस चीज को? तो तुम्हारे हिसाब से ऑडिट फिर थ्योरी हुआ या प्रैक्टिकल हुआ? प्रैक्टिकल है। अभी पढ़ने के हिसाब से या बाद में बनने के बाद? बनने के बाद तो वो प्रैक्टिकल है ना। अब बनने के बाद तुम उसको प्रैक्टिकली करोगे कैसे जब तक तुमने उसको थ्योरी में ही ढंग से नहीं पढ़ा तो। और ये मानते हो ना कि ये बहुत बड़ा एरिया है, ऑडिटिंग बहुत बड़ा एरिया है, राइट। तो इसीलिए जब तक हम उस चीज को थ्योरी में नहीं समझेंगे, हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करने जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सोच करके इस माइंड सेट के साथ मत पढ़ना कि ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, ये सोच के पढ़ना कि आज जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे कल को कंपनीज में जाकर के करना भी है, एज अ प्रोफेशनल करना भी है, कम हमें, है ना, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करनी है। इसीलिए तो हम वैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लेकर के पढ़ेंगे। दूसरी चीज, नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। अच्छा, यहाँ तो तुम्हें ये 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तुम लोगों को यहाँ से वो मिला है क्या, कंपाइलर मिला है, बुक कुछ? वो अकाउंट्स एंड ऑडिट का एक ही है आई थिंक, मिल गया ना। अच्छा, उसके अंदर तुम देखोगे तो ये 3 पार्ट्स के हमने खूब सारे चैप्टर्स डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो उससे तुम्हारा काम और आसान हो गया, क्योंकि वो और ज्यादा ये 3 चीजों को हमने 10 12 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो तुम्हारे दिमाग को क्या लगेगा, अरे इतना छोटा सा चैप्टर ही तो है, तो आज ही हम करके खत्म कर देंगे इसको, फिर दूसरी सिटिंग में उठाया, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा, है ना। वैसे दिखने में ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। लॉ पढ़ी है क्या फर्स्ट ग्रुप के अंदर? सारे क्लियर कर चुके हो फर्स्ट ग्रुप? नो, अभी सेकेंड ही अटेम्प्ट कर रहे हो? फर्स्ट क्लियर है? अच्छा, सेकंड दे रहे हो, ठीक है। आप लोग नहीं है? अच्छा, मतलब अभी तुम लोग सेकंड दे रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो लॉ वाला सब्जेक्ट था हमारा, उसमें कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे पड़े होंगे। अच्छा, हम लॉ में है ना, क्या खुद की मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं।
अच्छा, कंपनीज एक्ट में नहीं लिख सकते ना, मतलब आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो कि कोई फॉर्म INC 24 है तो आप उसको INC 27 लिख दो, कि ROC के पास कोई चीज आपको विद इन 30 डेज फाइल करनी है तो तुम 21 लिख दो, चलेगा? ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग, ये चेंजेस हम नहीं कर सकते। अच्छा, इस मामले में लॉ थोड़ी सी रिजिड है, और ये तुम्हें एडवांटेज यहाँ पे ऑडिट में मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो चीजें, अगर तुम्हें वो चीजें समझ में आ गई है तो यहाँ तुम्हें ये भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा बर्डन इस चीज में भी कम हो गया। फाइन। अच्छा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसा का वैसा हम लिख के आए, नो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, बस नोट्स पे फोकस करना, मैं आज भी वापस यही चीज बोल रही हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्लास में तुम्हें बनवा दूंगी, उस चीज की तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। ओके। अच्छा, अब है ना, थोड़ा सा अब ये समझते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेन तो यही सब्जेक्ट है, इस टर्म को हम आज ही समझेंगे कि ऑडिट वर्ड का मतलब क्या होता है ना। अच्छा, क्या समझते हो इस वर्ड से, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? इंस्पेक्शन। ओके। हम्म। और कोई? और कुछ मतलब जो अभी तक, मतलब लेमैन की भाषा में बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा बुक्स में लिखा हुआ है या जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वैसे बोलो। नहीं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, एरर्स फाइंड आउट करना, इंस्पेक्शन करना, ओके। और कुछ? और कोई मतलब? बस? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, हम लोग है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, क्या सिर्फ अकाउंट्स बनाना ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि मतलब जो भी कंपनीज हैं या जो भी लोग अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अकाउंट्स बना करके अगर छोड़ देते हैं तो क्या इतना ही काम सफिशिएंट है क्या? सफिशिएंट नहीं है ना। तो सिर्फ अकाउंट्स बना, तुम तो कंपनी के अंदर तुम्हारे अकाउंट्स बना करके छोड़ दोगे, कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कल को कोई फ्रॉड करना है तो तुम जाहिर सी बात है ना उसमें सही एंट्रीज क्यों लिखोगे, तुम तो उसको मैन्युपुलेट ही करोगे ना, है ना? और कौन बनाता है अकाउंट्स, कौन बनाता है? कंपनी के अंदर के लोग बनाते हैं या बाहर के लोग बनाते हैं? कंपनी के अंदर के लोग बनाते हैं ना। तो अब अंदर के लोग कंपनी के जब ये एंट्रीज कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस या जो भी बैलेंस शीट PNL वगैरह है, चांसेस है ना कि वो उनको क्या करेंगे, मैन्युपुलेट करेंगे, वो फ्रॉड्यूलेंटली उन अमाउंट्स को क्या करेंगे, ज्यादा दिखाएंगे या कम दिखाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, टैक्स नहीं पे करना, इनकम को कम दिखा दो, करते हैं ना ऐसा। अच्छा, GST बचाने के लिए रेवेन्यू कम दिखा दो, सेल्स कम दिखा दो, करते हैं, इस टाइप के घपले बहुत होते हैं मार्केट में। इन सारी चीजों पे चेक रखने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए ना, हमें चाहिए ना। तो अब वो चेकिंग करने का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या है, ऑडिट है। फाइन। तो एक इतनी सी चीज तो हमें समझ में आ गई कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं टर्म्स यूज कर रही हूं इसमें। एक तो सबसे पहले अभी हमने देखा इंस्पेक्शन, या फिर एग्जामिनेशन भी बोल सकती हूँ क्या? ठीक है, इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन। अच्छा, आप ये इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन कर तो रहे हो, लेकिन किस चीज की करोगे? क्या सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही इंस्पेक्शन जरूरी होता है क्या? क्या कोई और चीज चेक करने की नहीं होती क्या कंपनी के अंदर? थिंक अबाउट इट। अब चेकिंग और इंस्पेक्शन तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। अभी घर में कई बार हमारे फोन्स चेक हो जाते हैं, नहीं होते? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मतलब लॉ जो भी कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, कंपनी उन लॉज को फॉलो करती है या नहीं करती, ये भी चेक करना होता है हमें। ठीक है, और कुछ? और कुछ? क्या हम लोग प्रोफेशनल बनने के बाद ऐसे छोटी छोटी चीजों पे भी चेक लगाएंगे क्या, कि कंपनी में एम्प्लॉइज टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये भी चेक हम लोग करेंगे क्या? है? या फिर किसको कितना सैलरी मिल रहा है, ये सब चीजों पे चेक करेंगे? करेंगे? ये तो गॉसिप हो गई, ये तो गॉसिप हो गई है ना। ये सब छोटी छोटी चीजों पे चेक लगाने का सेंस कोई नहीं है, प्रोफेशनल हम इसलिए थोड़ी बने, इसके लिए तो मैनेजर्स है ना, वो लोग देख लेंगे अपने आप। हमें मेनली क्या चेक करना है, फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। बट नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं है जो बातें अभी मैंने बोली, नॉन फाइनेंशियल का मतलब हो गया लॉ वाले कंप्लायंसेस जो अभी इसने कहे, है ना। तो आप इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन किसकी कर रहे हो, फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है और वो नॉन फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है। इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन ऑफ
ईदर फाइनेंशियल डेटा या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा। दोनों टाइप के डेटा की हम इंस्पेक्शन चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फाइनेंशियल डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिसकी हम चेकिंग करेंगे? फाइनेंशियल के अंदर हम किस किस की चेकिंग करेंगे? ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कुछ? और कुछ? सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जितना भी होता है, आपके जर्नल एंट्रीज हो गए, इनवॉइसेस, इनवॉइसेस कर सकते हैं हम चेक, है ना? तो बेसिकली आपके जितने भी ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप कोई भी अपना फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सारी चीजें हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, राइट? ओके, दूसरी चीज नॉन फाइनेंशियल के अंदर फिर क्या आता है? नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा? क्या क्या चीजें होती है नॉन फाइनेंशियल में जो चेक करनी चाहिए? कंप्लायंसेस ना, ठीक है, ओके, तो मैं इसमें लिख रही हूं चेकिंग कंप्लायंसेस। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर भी हो सकता है। फाइन, अच्छा अब एक चीज मुझे और बताओ, ये जो इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन है ये कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। चलो, ऑडिटर जो है वो कंपनी के कोई अंदर का ही आदमी है या बाहर का आदमी है? बाहर का आदमी है। क्यों, ऐसा क्यों? अकाउंट्स तो अंदर के लोग बनाते हैं ना कंपनी के, मतलब कंपनी की इन हाउस जो फाइनेंस टीम होती है वो बनाती है। ओके, ठीक है, ऑडिट करने का क्या मतलब है? बिल्कुल परफेक्ट बात है एकदम। देखो, हम अगर सपोज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए भी हम कंपनी के एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं, और फिर हम चेकिंग करने के लिए भी उन्हीं को बोल दें, तो फिर तो बायसनेस क्रिएट हो सकता है ना यहाँ पे। तो फिर क्या गारंटी है कि वो लोग जो भी एरर्स वगैरह हैं वो सच में फाइंड आउट करके हमें बता रहे हैं, या फिर उल्टा वो भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसको? तो पूरे चांसेस हैं यहाँ पे बायसनेस क्रिएट करने की, क्योंकि कोई भी इंप्लॉय अपनी कंपनी के अगेंस्ट ऐसे नहीं कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे इस इंस्पेक्शन के आगे ना एक वर्ड ऐड ऑन कर रही हूं, इंडिपेंडेंट। तो ऑडिट क्या है फिर? ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है या इंस्पेक्शन है। क्यों मैंने इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया है? बिकॉज ये ऑडिट कौन करेगा? एक आउटसाइडर करेगा, कंपनी के इन हाउस टीम में से मेंबर्स में से कोई भी नहीं करेगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड बायसनेस, है ना? अच्छा, तो ये इंडिपेंडेंट आदमी जो है ये कंपनी का आउटसाइडर है। बट अब ये आउटसाइडर कौन होगा? कोई भी, किसी को भी बुला लेंगे क्या ऑडिट करने के लिए? किसको बुलाएंगे फिर हम? जो क्वालिफाइड होने चाहिए। अच्छा, क्वालिफाइड के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है। अच्छा, तो मेनली इनके अंदर सीए है, सीएस है और सीएमए। अभी मैं किसी पर्टिकुलर टाइप की ऑडिट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जनरल ऑडिट की बात कर रही हूँ, है ना, एज अ जनरल टर्म। ठीक है, तो ये लोग जो हैं आउटसाइडर्स जो हैं हमारे, सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग आकर के कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं। बट अच्छा, तुम लोगों ने एक टर्म सुना है क्या कि हम प्रोफेशनल्स जो होते हैं, हम लोग या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं? पता है ना ये चीज तो, मतलब अगर अपना बिजनेस जैसा करना है तो आप प्रैक्टिस कर लो, और अगर कंपनी में किसी के अंडर वर्क करना है तो आप कंपनी में चले जाओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत जगह बहुत अपॉर्चुनिटीज है अपने लिए। तो ये काम फिर कौन करेगा? हाँ, हाँ, तो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स होने चाहिए, सही बात है ना? तो ये जो आपके तीनों प्रोफेशनल्स हैं, दीज शुड बी व्हाट? प्रैक्टिसिंग। तो बस ये ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, क्योंकि इंप्लॉइज के पास ये पावर नहीं होती है। अब एक कंपनी के तुम सीए को बुला लो दूसरी कंपनी की ऑडिट कराने के लिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी भी इस टाइप के जो ये काम है ये हमेशा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के पास होते हैं। ओके, ये समझ आ गया। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स यानी कि सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग अपने अपने एरिया की ऑडिट्स जो हैं वो करेंगे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करेंगे या फिर कंप्लायंसेस की चेकिंग करेंगे कंपनीज के अंदर। ठीक है, अच्छा
अब ये सब कुछ हम लोग कर तो रहे हैं, बट इनका पर्पस तो बताओ, ये कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? अच्छा, ओके, ठीक है, और? नहीं, तो ऑडिटर का पर्पस क्या है ऑडिट करने से? पैसा। अच्छा, ठीक है, ओके, और कुछ पर्पस? अच्छा चलो, ऑडिटर तो पैसों के लिए कर रहा है, फाइन, लेकिन ऑडिटर से हम ऑडिट करवा क्यों रहे हैं? अब ये बताओ, ऑडिटर से हम क्यों ऑडिट्स करवा रहे हैं, हम क्यों चेकिंग करवा रहे हैं अकाउंट्स की? अब बना रही है कंपनी तो सही बना रही होगी ना, ठीक है, छोड़ दो ना। अच्छा, ठीक है, इन्वेस्टर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो ऑडिटेड अकाउंट्स की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होती है, दूसरा लोन वोन कभी लेना है तो बैंक्स के अंदर भी उनका अच्छा वो होता है, ठीक है। बट अभी भी पॉइंट की बात ये है कि इन लोगों से हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनवाते हैं। ये लोग अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, चेक करके वो उसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे? मिस्टेक्स, एरर्स, फ्रॉड्स, और वो फ्रॉड्स वगैरह ये लोग फाइंड आउट करेंगे और उनके ऊपर ये लोग अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक इसमें मैं पर्पस लिखती हूँ इसका, ये करने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस एक तो हो गया टू फाइंड आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। एंड दूसरा एक और पर्पस है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन किस चीज के ऊपर? ओपिनियन ऑन ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस। ओपिनियन ऑन ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या नॉन फाइनेंशियल डेटा, वॉट एवर। अच्छा, मतलब कि ऑडिटर ये चाहता है कि पहले तो हम लोग क्या करें, एरर्स और फ्रॉड्स को फाइंड आउट करें, ठीक है। और अगर मुझे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर मिल गया, कोई फ्रॉड्स मिल गए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी ना। व्हाट इज ओपिनियन? क्या होता है ओपिनियन? राय देना, ठीक है। और कुछ? करेक्टिव मेजर्स बताना। अभी है ना, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सपोज कोई बीमारी बीमारी हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो अपनी क्या देता है, राय देता है ना, वो भी अपनी ओपिनियन देता है। कई बार क्या होता है ना, कुछ डॉक्टर तो तुम्हें एकदम से डरा देंगे, तुम्हें यूं बोल देंगे कि इसमें तो तुरंत है ना ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है तुम्हारी। और ऐसे में फिर कई लोग, समझदार लोग जो हैं, वो डरते नहीं है, वो लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो सेकंड ओपिनियन लेने से हमें है ना ये संतुष्टि मिल जाती है कि अच्छा, अब तुम एक चीज और देखना, फर्स्ट वाले की ओपिनियन और सेकंड वाले की ओपिनियन डिफर कर सकती है ना, कर सकती है ना। अच्छा, वो हो सकता है कि दूसरा वाला डॉक्टर तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें ना नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही ठीक कर दूंगा, दवाई ववाई दे करके सही हो जाओगे तुम लोग, कोई ऑपरेशन की चीड़ा फाड़ी की जरूरत नहीं है। तो अब तुम किसके पास जाओगे फिर? सेकंड वाले के पास ना, क्योंकि कोई भी नहीं कराना चाहता ऐसे ऑपरेशन। तुम्हें सेकंड वाला डॉक्टर ज्यादा बेटर लगेगा। तुम देखो, प्रोफेशनल वो भी है, वो भी है, लेकिन राय दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब इन लोगों के केस में ना, इनकी राय की ही तो वैल्यू होती है, पैसे इसी की तो हैं जो ये चार्ज कर रहे हैं कंपनी से। तो दिस इज कॉल्ड ओपिनियन। ये ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए, और दूसरा वाला कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो दवाइयों से ही ठीक हो जाओगे, ऐसा, ठीक है। ये इसके अंदर ऑडिटर भी अपनी ओपिनियन ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स मैन्युपुलेटेड हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने इसके अंदर क्या किया है, अपने सेल्स को कम दिखाया है, सेल्स को ज्यादा दिखाया है, या मिसमैच हो रहा है फिगर्स के अंदर, कुछ भी इस टाइप की चीजें। ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके ऊपर वो लोग एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना, ओके। एंड हमारा पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। देखो, पास्ट में है ना, तुम लोग जानते हो कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो रखे हैं, है ना? कुछ स्कैम्स के नाम,
हाँ, मुझे पता था सबसे पहले यही आएगा, हर्षद मेहता स्कैम। सत्यम स्कैम्स भी हो रखे हैं, ठीक है। और कोई ऐसे जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यस बैंक में भी हुआ था। और कोई? सहारा, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा वो हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये अब इन सब केसेस के अंदर अगर कभी तुम लोगों ने इनको स्टडी किया हो या वैसे ही न्यूज में भी उड़ती उड़ती खबरें सुनी होंगी, ऑडिटर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है सबसे पहले। अच्छा, नीरव मोदी वाला कांड याद है क्या, पीएनबी फ्रॉड, याद है क्या? उसमें भी ऑडिटर्स, और ऑडिटर पता है कौन थे? डेलॉइट, जानते हैं ना डेलॉइट, बिग फोर्स। हाँ, डेलॉइट कंपनी है जो बिग वन ऑफ द बिग फोर्स है। उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया था कि तुमने कंपनी के अंदर इतने इतने मैन्युपुलेशंस चल रहे थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया है कि कंपनी इस तरीके से अपने लोन्स कंसील करने की कोशिश कर रही है, या मे बी अपना रेवेन्यू कम दिखा रही है, वॉट एवर। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो देखो, ऐसे कभी भी कोई भी कांड आता है ना, तो सबसे पहले सवाल किसके ऊपर आता है? ऑडिटर के ऊपर आता है। इसीलिए ऑडिटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बहुत अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। अदरवाइज डिग्री आने में तो इतने साल लग जाते हैं, जाने में 1 मिनट नहीं लगता, है ना। एक्शंस लिए जाएंगे आपके अगेंस्ट अगर इस टाइप की कुछ भी गलत चीजें पता लगती हैं कि ऑडिटर की भी मिली भगत है कंपनी के साथ, है ना। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है इसको लेकर के, वो हम लोग पार्ट बी में पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज, अच्छा ये ऑडिट का डेफिनेशन समझ आ गया सबको? इतना समझ आ गया? इसकी नोटिंग कर लो तुम लोग, क्योंकि सबसे बेसिक तो यही है। आज चाहो तो ऐसे ही किसी रफ में उसमें नोट कर लो, एंड कल से लेके आप लोग प्रॉपर रजिस्टर्स और नोट्स वगैरह मेंटेन करना। अगर ये पार्ट्स भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो इफ यू वांट। क्योंकि लिखते रहेंगे तो हम जगे रहेंगे, वरना हम सो जाएंगे। ठीक है, नोटेड। एक बार ये भी लिख लो, क्योंकि इसमें पूरा ऑडिट का मीनिंग है। और क्या करो ना, इस डेफिनेशन को पॉइंट्स में मैं मार्क करवा देती हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे, और फिर तुम इसको सबको ज्वाइन करके लिख लेना। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपने आंसर में लिख लेना, बट लर्निंग के हिसाब से तुम ऐसे पॉइंट्स बनाओ ताकि याद रहे चीजें।
ठीक है, इसकी नोटिंग हो गई, राइट। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग पहले मुझे ये बताओ कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हम लोग हमारा बिजनेस अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या क्या होती हैं वो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्म, ठीक है। बेसिक, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। अच्छा, तो अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या बच्चों जैसी चीजें पढ़ा रहे हो, ये तो हम 11th 12th में पढ़ के आए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक होता है, पार्टनरशिप और एक होती है कंपनी। अच्छा, मुझे बताओ इन तीनों में से किसके ऑपरेशंस बहुत मतलब स्कैटर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा मेसी होते हैं? कंपनी के होते हैं ना, मतलब पता नहीं कितने मेंबर्स होते हैं, कितने कितने शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स इतने सारे हो गए होते हैं ना, खूब सारे होते हैं ना इसके अंदर, मतलब वर्किंग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड होती है इसके अंदर, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ तुम इन तीनों में से किसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है? कंपनी को है। तो कंपनी के अंदर ऑडिट क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए? मैंडेटरी होना चाहिए। तो कंपनी, अच्छा छोटी हो बड़ी हो, इन चीजों से फर्क पड़ता है क्या हमें? पड़ता है। छोटी बड़ी मतलब सब में मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं कि छोटी वाली हैं तो उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम्म। हाँ। हम्म। होता होगा। अच्छा। और कुछ, और कोई ओपिनियन? 3-4 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, देखो ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कुछ भी नहीं कमाती हो, जीरो टर्नओवर हो एकदम, फिर भी ऐसी कंपनी को क्या है, ऑडिट तो करवानी पड़ेगी। अच्छा, कौन सी ऑडिट? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट होती है वो ऑडिट, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट ईयर 2013। क्यों, 1956 चल रहा था ना, वो हो गया। अच्छा ठीक है, तो वो डिलीट हो चुका है, 2013 चल रहा है। अच्छा, तो उस एक्ट के हिसाब से कंपनी जो है वो सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, डजेंट मैटर, इसको लॉ ने बनाया है ना, तो इस वजह से इसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। इवन अगर जीरो टर्नओवर भी है ना, तो भी ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में क्या सोचा फिर, इनका ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शनल है। मतलब अगर कराना चाहो तो करा लो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है कराना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। यहाँ पे इनको नहीं कराना है, कंपनी को कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा एलएलपी भी तो होती है एक, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें क्या होता है फिर? हम्म। हाँ, ये सब भी होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इन लोगों के अंदर भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, कुछ भी जरूरी नहीं है उसमें। दिक्कत सिर्फ आती है कंपनी के अंदर, और एक जो चौथा मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, एलएलपी। अच्छा, अब एलएलपी वैसे क्या है एलएलपी? अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड होती है। तो थोड़ा बहुत ये कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर नहीं है? मिक्सचर है ना ये, मतलब हमने क्या किया, हमने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ही कंपनी के बेनिफिट्स ऐड ऑन कर दिए, तो एलएलपी बन गया। अच्छा, एलएलपी के अंदर है ना, अब ये क्राइटेरिया के हिसाब से ऑडिट होती है। क्राइटेरिया है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे वैसे इसके अंदर, बट हाँ इसके अंदर जो है मैंडेटरी नहीं है, वो एज पर द क्राइटेरिया है। और ये क्राइटेरिया कैसे पता लगता है, ये कैपिटल और उससे पता लगेगा, टर्नओवर से, ठीक है। तो हमें लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर रखी हैं एक्ट में, ये सब चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट तुम्हें पता होनी चाहिए कि कुछ लिमिट्स हैं, उन लिमिट से ज्यादा वाली कंपनीज पे ही, उनसे ज्यादा वाले एलएलपीज पे ही हम लोग ऑडिट के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। फाइन। तो इतना हमें समझ में आ गया कि अब जो हम लोग ऑडिट पढ़ने वाले हैं एज अ प्रोफेशनल, हम लोगों के लिए कौन सी वाली ऑडिट मायने करती है, जो कंपनी वाली है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल बनने के बाद कंपनीज की ऑडिट करेंगे, ऐसे छोटी मोटी बातें थोड़ी करेंगे, नहीं। ओके, ऑडिट अब है ना कितने कितने टाइप्स की होती है, ये पता है क्या? मतलब हमने अभी देखा था कि ऑडिट हम लोग फाइनेंशियल डेटा की भी कर सकते हैं। हाँ। हम्म। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों की ऑडिट हो सकती है, ये तो ठीक है। अच्छा, क्या क्या नाम जानते हो? कॉस्ट ऑडिट, ये तो सीएमए का सबसे कोर एरिया है ही, है ना। उसके अलावा और कोई? टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, और? और कोई?
बस यही नाम सुने? अच्छा, देखो मैं बताती हूँ इसमें टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट, मतलब सारे प्रोफेशनल्स के लिए कोई ना कोई ऑडिट तो बना ही रखिए, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सबके पास कुछ ना कुछ काम दे रखा है। क्या क्या टाइप्स हैं ऑडिट के? मेनली तो मैं तुम लोगों को 3 टाइप की ऑडिट बताती हूँ। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसके बाद एक होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट, और एक होती है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अच्छा ये पहले पता थे क्या हमें ये सारे नाम? कॉस्ट ऑडिट पता था बस। अच्छा, देखो क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये ऑडिट स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? लीगल, समथिंग रिलेटेड टू लॉ, है ना? अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट हमें किसने बोली है करने के लिए? कंपनीज एक्ट 2013 ने बोली है, तो ये तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, फाइनल तक भी नहीं और आगे तक भी नहीं, ये ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें ये बोला है कि कंपनी कोई सी भी हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होनी जरूरी है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर बने हुए हैं या नहीं है, उनमें कोई गलतियां तो नहीं है, कोई फ्रॉड्स तो नहीं है, ये डिपिक्ट करना है इसके अंदर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट किस चीज की ऑडिट होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट है ये। अच्छा, ये ऑडिट करेगा कौन? कौन करेगा ये ऑडिट? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स में से भी कौन? सीए। लेकिन सीए भी कौन सा, एम्प्लॉयमेंट वाला या प्रैक्टिस वाला? तो मैं आगे पी लगा रही हूं इसके, प्रैक्टिसिंग सीए। ठीक है, अच्छा अब दूसरी ऑडिट पे आते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है ये ऑडिट होती है कंप्लायंसेस की। इस ऑडिट के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि जितने भी लॉज कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो सारे लॉज कंपनी फुलफिल कर भी रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो मेनली तो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, बाकी सेबी के लॉज हैं, अगर अलग अलग बहुत सारे लॉज होते हैं, वो सारे कंपनी फॉलो करती है नहीं करती है, ये सेक्रेटेरियल में चेक करना होता है। ये एरिया किसका है? सीएस का एरिया है, लेकिन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का एरिया है ये। ओके, लास्ट आते हैं जो हमारे लिए मुद्दे की बात है, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, ये किस चीज की ऑडिट है फिर? कॉस्ट अकाउंट्स बोल सकते हैं, या फिर जितने भी सारे कॉस्टिंग से रिलेटेड आपके अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी। ठीक है, तो मैं कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स लिख रही हूँ, अकाउंट्स भी लिख सकती हूँ, इन सब की ऑडिट जो है वो कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। और ये कौन करता है? प्रैक्टिसिंग सीएमए करेगा, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा। ठीक है, यानी हम लोग आगे चल के करेंगे ये सब कुछ, राइट। अच्छा, ये समझ आ गया। इन तीनों में से मुझे बता सकते हो क्या कि कौन सी वाली फाइनेंशियल ऑडिट है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल है? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो हमने फर्स्ट और लास्ट वाली पढ़ी है ये फाइनेंशियल है, ये भी फाइनेंशियल है, और ये वाली क्या है? ये नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग ऑडिट के एरियाज हैं। जो एरियाज जिनको अलॉटेड है वो ही करेंगे, दूसरे वो नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सारा हमारा स्कोप है। ओके, एक बार स्टार्ट को भी नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने अभी जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग किया था हमने, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम लोग एक अलग अलग टाइप के एंटिटीज की भी ऑडिट देखेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के एंटिटीज में मेनली हम लोग जो कवर करेंगे वो है, अच्छा अब जैसे हॉस्पिटल्स हैं, डू यू थिंक हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऑडिट होनी चाहिए? हॉस्पिटल्स की ऑडिट होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए ना, क्योंकि अच्छा उनके फाइनेंशियल वाली चीजें भी होती हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर लॉस भी लागू होते हैं। ठीक है, अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर वो चार्जेस वगैरह कैसे ले रहे हैं, तो कॉस्टिंग वॉस्टिंग वाली चीजें भी उसके अंदर आ जाती है कि सर्विसेज वगैरह का वो क्या चार्ज ले रहे हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें। तो इन सब की भी रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन्ड है, कंप्लायंसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ऑडिट वहां पे भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, होटल्स होनी चाहिए, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं
उनके अंदर भी होनी चाहिए। बैंक्स होनी चाहिए, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा, इतना मतलब लोगों का फेथ है बैंक्स के अंदर, इतना पैसा रखा हुआ है लोगों का उसके अंदर, तो उसकी तो ऑडिट सबसे पहले होनी चाहिए। राइट। अब इस टाइप के, अच्छा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे हम सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं, ट्रस्ट हैं, है ना, एनजीओज वगैरह हैं, इनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। बट छोटी छोटी वाली नहीं, बड़ी बड़ी जो है रजिस्टर्ड वाली हैं उनकी हम करेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप की एंटिटीज भी हैं, उनकी भी ऑडिट हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लेकर के वो भी सीखेंगे। तो इसको दिमाग में ये रख के मत पढ़ना कि ये तो थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, ये सोच के करना कि आज तो मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, कल मुझे ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, कल मुझे खुद को कंपनियों में जा जा करके ऑडिट करनी है और ये सारे चेकिंग वगैरह करनी है। राइट। तो उस व्यू के साथ हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ओके, अप्रोच मैंने मेरी बता ही दी है, हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे क्लास के अंदर ही। एंड चैप्टर्स हम किस तरीके से रेफर करेंगे, ऐसे एबीसी तो तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है इंस्टीट्यूट के, यहाँ से आप लोगों को जो कंपाइलर मिला होगा एक बार घर जाके चेक करना, उसमें 12-13 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो हम उन्हीं चैप्टर्स को सीक्वेंस पकड़ के वैसे करते हैं क्योंकि पढ़ना आसान रहेगा उससे। ठीक है, कुछ पूछना है क्या तुम लोगों को, कुछ डिस्कस करना है आज जो भी हमने बातें करी रिगार्डिंग दैट? नहीं, नथिंग, नथिंग। अच्छा, तो कल से चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, रजिस्टर्स कैरी करना आपने। ऑलराइट, ठीक है। लाइव वाले स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट? प्रिय, हाँ एक सेकंड, प्रियल इस बारे में एक बार आप मैनेजमेंट से बात करो ना, मुझे आइडिया नहीं है। और कुछ डाउट हो आज की क्लास के बारे में तो वो प्लीज बताएं मुझे, लाइव के स्टूडेंट्स। हाँ बताओ। मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर रहेगा दोनों का, बैलेंस्ड रहेगा, है ना। बट बहुत ज्यादा केस स्टडीज ऐसे नहीं आती हैं, एक दो तो हम्म, वैसे तो आएंगी, बट हम अगर पढ़ के गए हैं सब कुछ तो हमें इजी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलो, फिर बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर 1 हम कल से स्टार्ट करेंगे।